के लिए हमारे पास sp3 कार्बन होना जरूरी था। सिर्फ कौन सा वाले कार्बन के हमें अल्फा हाइड्रोजन गिन रहे थे बेटा? sp3 वाले के। अगर ये sp2 होगा तो इसके अल्फा हाइड्रोजन हम नहीं गिनेंगे। किसके गिनेंगे? sp3 वाले के। अब देखो, अब इसके बाद किस में आ रहे थे मैम? उसके बाद हमने बेंजीन में क्या निकालना सीखा था कि कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है। बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कितना था? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इनटू कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाली एल्कीन्स। जितनी एल्कीन्स ने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया और जितना क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, वो उसकी क्या थी? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मेरे पास ये है तो मेरे पास यहाँ पे कितने कार्बन है? सुनो बेटा, यहाँ पे क्या है? इस कार्बन के अगर मुझे निकाल लेते तो क्या कर रहे थे मैं? 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं और 3 मेरी क्या हो रही थी? तो कितनी आ रही थी? 9 हाइपर कॉन्जुगेशन आ रही थी। क्या आ रही थी? 9 हाइपर कॉन्जुगेशन आ रही थी। इतना हमने किसमें सीख लिया था? कल वाले क्लास में सीख लिया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कैसे निकाल रहे थे। सेम गोज टू कल मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें इससे पहले। वो क्या बताई थी मैंने? ऑर्थो इफेक्ट के बारे में बताया था। अगर मुझे बेंजोइक एसिड की एसिडिटी निकालनी थी, क्या निकालना था बेटा? ऑर्थो इफेक्ट क्या था? ऑर्थो इफेक्ट बताया था। तुम में से कौन कितने लोग इसे सीरियसली सुन भी रहे हो? अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं कल का रिवीजन करा रही हूँ, देख लो। पास वाले को जगाओ। तुम लोग सोचो तुम्हारे आदमी में नाम नहीं पता है, मुझे अच्छा ही है। अगर मैं सबके नाम इस कैमरे पे चिक चिक के लिखूंगी ना तो सबको पता चल जाएगा तुम में से कितने लोग क्लास में ध्यान से भी नहीं बैठे हो। और ऐसा नहीं है जिसका नाम ध्यान नहीं उसकी शक्ल पे दिमाग नहीं है मेरा। मैंने बताया था बेंजो ऑर्थो इफेक्ट किसके लिए काम कर रहा था? एक तो बेंजोइक एसिड के लिए और एक किसके लिए काम कर रहा था? एनिलीन के लिए। अगर इसके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ था और इसके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ था, इसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ था, सेम उसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ था, तो अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ था तो उसकी एसिडिटी क्या हो जा रही थी बेटा? एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जा रही थी। क्या हो रही थी? सबसे ज्यादा हो रही थी। चाहे भले फिर वो ग्रुप कैसा भी हो, चाहे रिलीजिंग ग्रुप हो या फिर कैसा हो, विड्रॉइंग ग्रुप हो, मतलब प्लस एम वाला लगा हो या माइनस एम वाला लगा हो, वो क्या इंक्रीज कर रहा था? इसकी एसिडिटी को इंक्रीज ही कर रहा था। सेम गोज टू अगर एनिलीन में कोई भी ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ था जो वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव एम वाला, वो क्या करता है? इसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? बेसिसिटी डिक्रीज कर देता है। बेसिसिटी डिक्रीज कर देता है। सही है? अगर मेरे पास एनिलीन के मुझे 4 केस दिया हुआ था, इन 3 में इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। अगर मैंने तुमसे पूछा इसका बेसिसिटी ऑर्डर बताओ मुझे, बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कोई भी एनिलीन लगी हुई होगी,
उसकी जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन होगी, जो उसमें प्लस एम लगाओ या माइनस एम लगाओ, वो सबसे लीस्ट हो जाएगी। तो सबसे लीस्ट में क्या जाएगी बेटा, क्या जाएगा, ए सबसे लीस्ट में जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो, जब मैं बेसिसिटी निकाल रही थी, मुझे बेसिसिटी निकालनी होती थी, तो मैं क्या देखती थी, कैसी हमारा कैसे ग्रुप्स लगे होने चाहिए, प्लस वाले या माइनस वाले, प्लस वाले लगे होने चाहिए थे। अगर मैं तुम्हें OH को यहाँ पे चेक करूंगी, अगर OH मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसका क्या कंसीडर करेंगे हम, आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे खाली, एम इफेक्ट तो लगता ही नहीं है मेटा पोजीशन पे। तो कैसा आई इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई शो करता है। और अगर मैं इसे यहाँ पे चेक करूंगी तो ये कैसा शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। आया? तो अगर मैं देखूंगी इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी बेसिसिटी होगी, इसकी, और सब उसके बाद इसकी, सबसे कम, सबसे ज्यादा सी की, देन बी की, देन ई की। सही है? सेम गोज टू अगर मैं किस में आ जाऊंगी बेटा, बेंजोइक एसिड वाले केस में मैंने तुम्हें बताया था, अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड है, COOH, इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ऐसा तो कोई नहीं है जिसे ये भी ना पता हो कि इसे बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं। समझ में आ गया? ना पता हो तो लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। सही है? बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड की हम क्या चेक करते हैं, एसिडिटी को चेक करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिटी को चेक करते हैं। जब मैं इसकी एसिडिटी को चेंज करूंगी तो मुझे जनरली इसमें कैसे ग्रुप लगाने पड़ते हैं, माइनस आई वाले या माइनस एम वाले। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिटी के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एसिडिटी के लिए मुझे इसमें माइनस एम वाले या माइनस आई वाले ग्रुप क्या करने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे। मगर अगर मैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, इसकी ऑर्थो पोजीशन बेटा कौन सी हो जाएगी, COOH, ऑर्थो पोजीशन यही हो जाएगी ना इसकी। सही। अगर मैं इस पे भले कि इस पे क्या लगा दूं, NO2 लगा दूं, सॉरी OH लगा दूं, सही है, इस पे OH लगा दूं, और इस पे क्या लगा दूं मैं, तुम्हारा NO2 लगा दूं। सही है? यहाँ पे मैंने पैरा पोजीशन पे क्या लगाया, NO2 लगाया, और मेरी ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या लगाया, OH लगाया। मुझे ये पता है दोनों ही माइनस आई देते हैं, ये भी माइनस आई देता है और ये भी माइनस आई देता है, बट ये क्या देता है बेटा, प्लस एम देता है, और ये क्या देता है मेरा, माइनस एम देता है। ठीक है? वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम देता है। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आया था ये मेरे पास। अब मैंने जब देखा तो इस हिसाब से इन दोनों में किसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, माइनस एम वाली की एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, हमारे इस वाले की, 1-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की। सही है? चलो, इतना तो ये हमने बात कर ली थी कल वाली चीजों की, जो मैंने कल तुम्हें समझाया था कि हमने ऑर्थो इफेक्ट कैसे पढ़ा, या फिर हमने क्या पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे पढ़ा। मैं प्लस आई किस किस के लिए यूज कर रही थी, एक बार मुझे तुम लोग बोल के बताओगे। प्लस आई में मैंने क्या क्या 5 एप्लीकेशंस तुम्हें बताई थी। जब मैं आई इफेक्ट पढ़ा रही थी तो मैंने कौन सी 5 एप्लीकेशंस तुम्हें लिखाई थी। सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, देन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। उसके बाद हम क्या देख रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे और बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे थे। ये 5 चीजें हमने किस में निकाली थी, हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में, जिसमें कि मेरा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल क्या था, फ्री रेडिकल सेम था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। सही है? कार्बोएनायन क्या था, कार्बोएनायन क्या था मेरा, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी अगर मुझे देखनी होती थी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इसमें भी ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट मेरा क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट था। मतलब इसमें हम एक रूल लगाते थे जिसको हम क्या बोलते थे, DNP रूल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, जब मेरे पास
सब जगह प्लस आई या माइनस आई लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे थे, सबसे पहले हम देख रहे थे कि अगर मेरे पास कार्बोकेटायन है तो उसके सबसे पास में जो ग्रुप लगा हुआ है उसको हम शायद ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जो दूर ग्रुप लगा हुआ है। जितनी पास में उतना ज्यादा इफेक्ट। अब जब दूरियां बराबर हो जा रही थी तब मैं देख ले रही थी नंबर कि जिसके नंबर्स ज्यादा उसका क्या हो रहा था, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। उसके बाद लास्ट में मैं क्या देख रही थी, जो प्लस आई और माइनस आई का मैंने ऑर्डर लिखाया था, फिर मैं उस पर जा रही थी। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें पूरे में डीएनपी रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अप्लाई द इंडक्टिव इफेक्ट। समझ रहे हो? अगर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन सही करना है तो मुझे सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि मुझे सबसे पहले डिस्टेंस चेक करनी है, उसके बाद मुझे नंबर चेक करना है, उसके बाद मैं प्रायोरिटी ऑर्डर पे जाऊंगी कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है मेरा। अब इसके बाद में एसिडिटी। एसिडिटी क्या थी कि जब हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकाल रहे थे, जिसको मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रही, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती थी जब मेरा एक कोई भी क्या था एसिड था, जब वो अपना H+ निकाल दे रहा था तो उसका एक क्या बन रहा था, ये क्या बन जाता था, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाता था। सही है? H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस वही क्या थी मेरी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थी। जितनी ज्यादा मेरा स्टेबल क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, उतनी ज्यादा मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ थी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई थी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। सही है? अब मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रही थी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या थी, ये देख लो, मैं दोबारा रिपीट से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आधे लोगों ने कुछ क्लासेस नहीं ली है, इसलिए एक बार रिवीजन के तौर पे देख लो, एटलीस्ट क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ होती है इज टू डोनेट द लोन पेयर। क्या थी? हम जितना इजीली अपना लोन पेयर दे पाएंगे। समझ रहे हो? जैसे कि मेरे पास RNH2 है, सही है? तो जितने इजीली नाइट्रोजन अपना क्या दे पाएगा, इसको डोनेट कर पाएगा, उतना ज्यादा ये क्या था, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। तो इसीलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और बाकी मैंने गैसियस और तुम्हारे लिक्विड फेज में क्या लिखवाए थे, अमीन के लिए लिखवाए थे, मिथाइल अमीन के लिए और इथाइल अमीन के लिए ट्रेंड्स जो तुम्हारे किसमें दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आराम से। अब मैं कहाँ पे आई थी, इसके बाद हमने किस पे देखा था, इसके बाद हमने सेम रेजोनेंस में पढ़ा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा रहा था, -m वाले बढ़ा रहे थे, और तुम्हारे इसको कौन बढ़ा रहा था, किसको बढ़ा रहे हैं, प्लस बेसिक स्ट्रेंथ, पूरी चीज बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़े रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। सही है? क्या पढ़े थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मैंने तुम्हें बताया था कि बेंजीन के ऊपर जब भी कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ हो, जो +m वाला हो या -m वाला हो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुमसे पूछे जाएंगे तो वो 5 ही आएंगे। समझे? कितने आएंगे? 5 आएंगे। बनाना सीख लेना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा दूसरी चीज एक चीज देखो, जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी क्या देंगे बेटा, +m वाला देंगे। +m वाले ग्रुप का मतलब है क्या होगा, +m वाले ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे दे रहे हैं, बेंजीन को दे रहे हैं। सही है? जब बेंजीन को दे रहे हैं तो इस पर हमेशा कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमना शुरू करेगा। मतलब मेरे पास क्या आएगा, चार्ज, कैसा चार्ज आना शुरू होगा बेटा, अगर यहाँ पे लोन पेयर नहीं आ रहे तो निगेटिव चार्ज आना शुरू होगा। समझे? अगर क्या आना शुरू होगा, अगर मैंने यहाँ पे इसे चार्ज दिया, सही है, तो मेरा ये कहाँ को घूमा, इधर को। इसका एक बना के जरूर देख लेना और ये ध्यान रख लेना कि कौन सा कैसा ग्रुप है। इस पे मान लो पॉजिटिव आया, ठीक है, कोई भी ग्रुप है ये XYZ है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या कर दिए हैं, डोनेट कर दिया। यहाँ पे रेजोनेंस में इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स में पार्टिसिपेट कर लिया तो इसमें पॉजिटिव आ गया। फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बस। और एक चीज और याद रखना कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सही है, उसमें कहीं भी गलती हो सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में गलती। अगर उसने ये साइन भी ऐसा बना दिया है तो भी वो स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि रेजोनेंस में ऑलवेज साइन कैसे यूज करते हैं,
ऐसे वाले। अगर 4 ऑप्शंस दिए हो, चारों बिल्कुल सही लग रहे हैं तुम्हें रेजोनेंस वाइज, तो फिर उनके साइंस पे भी ध्यान दे लेना कि उनके बीच में हमने कौन सा साइन बनाया। ना इक्विलिब्रियम बनेगा और ना ही ये वाला निशान बनेगा। हमारा निशान कैसा होगा रेजोनेंस के बीच में? ऐसा वाला। ऑलवेज ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। जब क्वेश्चंस में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, उसे पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता है, तो वो सारे ऑप्शन सही करके तुम्हें यहाँ पे गलतियां करेगा जिन पे हम बात भी नहीं करते। क्योंकि जनरली हम किस चीज पे बात करें कि हमारे स्ट्रक्चर सही बने हुए हैं नहीं बने हुए हैं, हमारे ऑप्शंस पे ध्यान ही नहीं जाता कि वहां पे हमारे निशानों में भी गलती है। ठीक है, तो उतनी चीजें, छोटी छोटी चीजें देख के चलना। अगर पेपर में सब चीजें सही करनी, हाँ बेटा आ जाए, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये मेरा क्या चल जाता है इस तरीके से, प्लस वाला चल जाता है। यहाँ पे जो मेरा माइनस साइन आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे कोई भी साइन नहीं आता। तो जितने भी एडिशंस होंगे, जो न्यूक्लियोफाइल के, जो इलेक्ट्रोफाइल के, जो सब्स्टिट्यूशन हमने कल पढ़ा, वो कौन सी पोजीशंस पे होगा? बेंजीन की सारी रिएक्शंस में जितने भी तुम्हारे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट या पैरा सब्स्टिट्यूट में बनेंगे। जो हम फिनॉल पढ़ रहे हो, जो हम एमीन पढ़ रहे हो, जो हम एसिड पढ़ रहे हो, व्हाटएवर इट इज, पूरी केमिस्ट्री में याद रखना ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। और ये समझ में आया क्यों बनेंगे? क्योंकि हमारे पास अटैकिंग 2 ही जगहें बच रही हैं। मेटा वाले पे तो कोई साइन आ ही नहीं रहा है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स रह रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है उसके पास। जहां पे बढ़ रही है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल, और जहां पे कम हो रही है वहां पे न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में? जो भी मेरा रिएजेंट होगा उसके नाम पे मेरी रिएक्शन का नाम पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में? इतनी चीज हमने कल बात की थी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म। अब बेटा मैं आइसोमेरिज्म की जब बात करती हूँ तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें कि 2 स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मगर उनके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बनाने के तरीके मतलब वो स्ट्रक्चरली डिफरेंस हो सकते हैं, स्टीरियो में डिफरेंस हो सकते हैं। 2 चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम किसके बेसिस पे? या तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे या उसके 3D अरेंजमेंट के बेसिस पे। जो 3D अरेंजमेंट के बेसिस पे जहाँ पे तुम डिफरेंशिएट कर रहे होते हो वो तुम्हारी क्या कहलाती है? स्टीरियो। और जहां पे तुम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे होते हो वो तुम्हारी क्या कहलाती है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन कौन सी है? 2 टाइप की है हमारी। कौन कौन सी आ रही थी बेटा? एक तो स्ट्रक्चरल, पहले लिखो आइसोमेरिज्म में, लिखो टॉपिक डालो आइसोमेरिज्म। कुछ नहीं लिखा है अभी तक, पुराना सारा कर लीजिए। compound having same molecular formula but having different physical and chemical properties, but having different physical and chemical properties are known as isomers। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। देखो हिंदी में सुनो इस चीज को। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, मगर उनकी फिजिकल का मतलब भौतिक और केमिकल का मतलब रासायनिक क्या होती है? प्रॉपर्टीज डिफरेंट। वही हमारे क्या कहला रहे हैं? आइसोमर्स कहला रहे हैं। आइसोमर्स में क्या था? सेम क्या था बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। और डिफरेंट क्या था? प्रॉपर्टीज मेरी कैसी हो रही थी बेटा? डिफरेंट हो रही थी।
अब देखो ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें लिखती हूँ CH3CH2OH, ठीक है, और सेम मैं क्या लिखती हूँ CH3OCH3। अगर मैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें लिख के बताऊं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इनका? अगर मैं तुमसे पूछूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं जल्दी लिख रही हूँ C2H6O, यही हो रहा है ना? Yes. C2H6O। अगर मैं इसमें देख रही हूँ तो मेरे क्या आ रहा है C2H6O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हो गए हुए। यहाँ डिफरेंस कहाँ पे आया? दोनों के फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए, और जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं तो हमारी रासायनिक और फिजिकल दोनों ही क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। मेरी ईथर अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, मेरा अल्कोहल अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, इसीलिए उन्हें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में रखा गया है। अगर वो सेम शो करेंगे तो उन्हें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में नहीं रखेंगे, बट अगर इन्होंने अलग अलग क्या शो करी, प्रॉपर्टी शो करी तुम्हारी, इसीलिए इन्हें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में रखा गया, और इसीलिए ये दोनों क्या कहलाए आपस में? आइसोमर्स कहलाए। क्या है बेटा ये? आइसोमर्स। इनका क्या हुआ? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, बट डिफरेंट क्या हो गया? इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये एग्जांपल में लिख लो उसके आगे। इसमें डाल लेना एल्कोहल। एल्कोहल, अब इतना तो तुम्हें आइसोमेरिक में पढ़ने का पता चल गया होगा ना, ये ईथर ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप तो मैंने भेजे थे सारे, किसको क्या बोल रहे हैं? अब मैं यहीं पे बात करूंगी बेटा अगर आइसोमर्स की, तो आइसोमर्स दो टाइप के मिल जाएंगे मुझे। किसके? एक तो मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल जाएंगे, और एक मेरे क्या मिल जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है? दिख रहा है सबको? अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट कहां पे होगा बेटा? इसके स्ट्रक्चर में, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो दोनों की ही डिफरेंट होंगी, बट इसकी क्या होगी? स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। अब मैं आ जाऊंगी बेटा, जब इसमें आ जाऊंगी स्टीरियो वाले में, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे? जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा? सिर्फ 3D अरेंजमेंट में आएगा। वहां पे कहाँ पे आएगा? 3D अरेंजमेंट में। 3D अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे कि मैं बता रही थी तुम्हें मेथेन के केस में, सही है? अगर मैं यहाँ पे 3 मेथेन लगा लूं और 1 Cl लगा, 3 हाइड्रोजन और 1 Cl लगा लूं मैं इसे, सही है? तो देखो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें क्या होता है? इसकी शेप क्या होगी? sp3 कार्बन है मेरा, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं? टेट्राहेड्रल ऐसे बनाते हैं, 2 मेरे किस पे रहते हैं बेटा? प्लेन पे रहते हैं। 2 मेरे ग्रुप किस पे रहते हैं? प्लेन पे रहते हैं। और 2 ग्रुप मेरे कैसे रहते हैं? एक आउट ऑफ प्लेन रहते हैं, एक व्यूअर की तरफ रहता है, दूसरा क्या रहता है? दूसरा अवे फ्रॉम द व्यूअर रहता है। तो अगर मैं इसे देख रही हूँ, तो अगर मैं Cl को बेंच पे बना रही हूँ तो Cl किसकी साइड है? मेरी साइड है, ठीक है? और अगर मैं किसे एक हाइड्रोजन को डैश पे बना रही हूँ तो हाइड्रोजन मेरे अपोजिट साइड में है। मैंने उसको थोड़ा पेन से भी समझाया था कि मान लो ये 2 प्लेन में है और ये 2 क्या हो गया? एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है? ये वाला तुम्हारी साइड के लिए बेस हो जाएगा और ये वाला मेरी साइड के लिए बेस हो जाएगा।
हम इसमें नहीं करेंगे कि मैम इस वाले में बैच ने ये लिखा है और इस वाले में बैच में ये लिखा है। उसमें क्या होगा, यही डिफरेंस किसमें आएगा, मेरे स्टीरियो में आएगा। जो अगर मेरी साइड की स्टीरियो देखी जाएगी वो डिफरेंट होगी, तुम्हारी साइड की स्टीरियो देखी जाएगी वो डिफरेंट होगी। वो प्रोस्पेक्टिव कहां से बनेगा कि मैं किस साइड से इस एटम को देख रहा हूं। अगर मेरे लिए सीएल ये वाला है तो ये किस पे है, अगर ये मेरी साइड है और ये सीएल है तो ये किस पे आएगा मेरे लिए, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो वेज पे आएगा। सेम अगर मैं तुमसे पूछूं इसी का स्ट्रक्चर बनाओ, ये सीएल है तो तुम्हारे लिए सीएल किस पे आएगा, तुम्हारे लिए डैश पे आएगा। इस वाले को डैश बोलते हैं और इस वाले को वेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपने लिए बात करूंगी तो मेरा सीएल किस पे आ रहा है, वेज पे आ रहा है, क्योंकि ये मेरी साइड है, ठीक है, मेरी तरफ है और ये हाइड्रोजन मेरे से दूर है। यही अगर मैं तुम्हें यहाँ खड़ा करके तुमसे पूछूंगी तो ये हाइड्रोजन तुम्हारी साइड है और ये तुमसे अलग। तो अगर ये इसके दो स्ट्रक्चर्स बना दिए जाए सेम, एक ये बना दिया जाए और एक मेरा बना दिया जाए, ये सीएल और यहाँ पे मेरा H और यहाँ पे मेरा H, सही है। सिर्फ इसमें अंतर कहाँ पे आएगा, वेज डेस्क की पोजीशन पे आया, इट मींस 3D अरेंजमेंट पे आया। 3D अरेंजमेंट पे तो आया, देखने पे ही तो आया सर। 3D क्या होती है, किसी भी चीज को हम बाहर निकाल के देख पाए, उसकी तीनों डायरेक्शंस में हम क्या चेक कर पाए कि तीनों डायरेक्शंस में उसकी ज्योमेट्री कैसी है, वही तो 3D है किसी भी चीज के लिए। 2D क्या है, 2D ये है प्लेन पे हम जो देख रहे हैं, और 3D क्या है जब हम किसी चीज को एज अ ऑब्जेक्ट बाहर निकाल के देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ किसमें अंतर आया, 3D अरेंजमेंट में। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। अब लिखो स्टीरियो आइसोमर्स पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरली ये दोनों अलग अलग है या सेम है, स्ट्रक्चर तो सेम ही बनेगा ना। अगर मैं 3D में ना देखूं इसे, सिर्फ ऐसे देखूं तो मेरा स्ट्रक्चर सेम बनेगा ना। 3 बॉन्ड कार्बन किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। 1 बॉन्ड कार्बन किसके साथ बना रहा है, सीएल के साथ बना रहा है। कुछ और तो डिफरेंशिएट नहीं हुआ ना। डिफरेंस कब आया, जब मैंने इसे 3D में उठा के देखा। 2D में मेरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सेम बनेगा, क्योंकि मेरे सारे एटम्स एक ही जगह पे किससे लगे होंगे, सेम एटम से लगे होंगे। अगर मैं इसकी बात कर रही थी, CH3, CH2 और OH की बात कर रही थी, ठीक है। इसको देखो अच्छे से, अब यहाँ पे तुम क्या सीख रहे हो, स्टीरियो और इसमें अंतर करना सीख रहे हो, सही है। अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, CH3, CH2 और मैंने OH लिखा था, ठीक है। इसी का ईथर कंपाउंड मैंने बनाया था CH3O और CH। अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी देखूं, क्या देखूं, एटम्स की कनेक्टिविटी देखूं, तो अगर मैं इस वाले कार्बन की कनेक्टिविटी देखूं और इस वाले कार्बन की कनेक्टिविटी देखूं, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ है और एक किससे लगा हुआ है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, सॉरी कार्बन से लगा हुआ है। 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन का क्या है, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कनेक्टिविटी डिफरेंस हो गई, इट मींस इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया दोनों का। अब सेम आ जाते हैं हम लोग हमारे 3D वाले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी सब एटम्स की चेक करूँ। कनेक्टिविटी मतलब है जो किससे जुड़ा हुआ है, सही है, किससे किसका कनेक्शन। अगर मैं इस कार्बन के चारों ओर देखूंगी तो क्या क्या लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन 1 सीएल। 1 सीएल किससे लगा हुआ है, कार्बन से। 1 हाइड्रोजन किससे लगा हुआ है, सब एटम्स की कनेक्टिविटी सेम इसकी तरह है, डिट्टो सेम। कहीं भी हमारा कोई भी एटम ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे से जाके कनेक्ट हुआ हो।
अगर ये Cl कार्बन से लगा हुआ है तो ये Cl भी कार्बन से लगा हुआ है। अगर ये हाइड्रोजन कार्बन से लगा हुआ है तो सेम, इट मींस इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हो गए, सेम हो गए। सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस आया, 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट कैसा हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। वो क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि अगर 3D का मतलब है बाहर निकाल के देख रही हो तो तुम्हें कुछ और दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है। बस यहाँ पे हमें Cl वेज पे दिख रहा है और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन वेज पे, तो यही है। अब यहाँ पे लिखो सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लिखना डिफरेंट इन 3D अरेंजमेंट। सही है, इतना हो गया, सबको समझ में आया? आगे बढ़े हम इससे, चलो। अब इसके बाद देखो बेटा, मैं जब बात करती हूँ किसकी, स्ट्रक्चरल वाले की, किसकी बात करूंगी मैं, स्ट्रक्चरल की बात करूंगी। तो स्ट्रक्चरल में हम 6 टाइप ऑफ आइसोमर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 6 टाइप ऑफ आइसोमर्स पढ़ते हैं। किसमें, स्ट्रक्चरल में। एक क्या पढ़ते हैं, मैं चेन आइसोमर्स पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगी, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। सेकेंड मेरा पोजीशन आइसोमर्स। इसके बाद मेरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसके बाद मेरा मेटामर्स, हाँ मेटामर्स बोलते हैं, मेटामर्स। सही है। 5वां मेरा क्या आ जाता है बेटा, रिंग चेन। और लास्ट में मेरा 6 क्या आ जाता है, टॉटोमर्स। ये 6 क्या हो जाते हैं मेरे, कैसे टाइप की आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इनमें से मुझे कुछ भी मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। लिख लो इन्हें 6 को एक बार। ओ सॉरी, ऊपर कर दूं, छोटा कर दूं। ठीक है, अब सही है। इनके नाम लिख लो, पर हम पहले पढ़ेंगे, आज हम स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल स्टीरियो का ज्यादा है इसकी अपेक्षा। हाँ, ऐसा नहीं है ये छुड़ाऊंगी बट ये जल्दी समझ में आ जाएगा, उसमें तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा। ये लिख लिए, उसके बाद बेटा लिखो स्टीरियो आइसोमर्स। हाथ में नहीं मिटा रही, स्टीरियो आइसोमर्स में लिखो बेटा। एक तरफ लिखो कॉन्फिगरेशनल और एक तरफ लिखो कंफर्मेशनल। इसमें लिखना ज्योमेट्रिकल, देखो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्फिगरेशनल के नीचे लिख लो सिर्फ यहाँ पे
रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। इसको भी हम पढ़ेंगे अभी कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं। कन्फर्मेशनल में हम क्या देख रहे होते हैं बेटा? कन्फर्मेशनल में हम देख रहे होते हैं जैसे कि मेरे पास क्या है, CS3 और CS3 है, ठीक है। इसको मैं कैसे बना सकती हूँ? न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मैं बनाती हूँ इसको ऐसे, ये और ये। अब जब मैं इसको किस में देखना चाहती हूँ, कन्फर्मेशनल क्या बनाना चाहती हूँ, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, एक कार्बन को मैं फ्रंट की साइड इसको सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। एक कार्बन मेरी साइड रहेगा, एक कार्बन तुम्हारी साइड रहेगा। तो जो मेरी साइड रहेगा उसको मैं डोनेट करती हूँ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से, और जो तुम्हारी साइड रहेगा उसे मैं किससे करूंगी, पूरे सर्किल से, ठीक है। इस कार्बन पे क्या लगा हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। सेम गोज टू दिस कार्बन, पीछे वाले पे भी 3 हाइड्रोजन है, बट पीछे वाले के हाइड्रोजन मुझे कैसे दिख रहे हैं, पूरे बॉन्ड तो नहीं दिखेंगे। अगर मेरे सामने मुझे एक चीज दिखती है तो उसकी पीछे वाली चीज पूरी क्लियर तो नहीं दिख सकती, सिर्फ क्या दिखती है, थोड़ी सी ओवरशैडो। इसमें ये क्या है, ये डायरेक्टली पीछे, मतलब इनके बीच का बॉन्ड क्या हो जा रहा है, 0 स्ट्रेट है, या तो 180 या फिर 0 जो मान लो। अब मैं जैसे ही इसको क्या करती हूँ, इसको रोटेट करूंगी, ये फॉर्म मेरी क्या लेगी, इक्लिप्स फॉर्म इसकी। अभी ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसके बारे में हम लास्ट में सब कुछ लिखेंगे कि इक्लिप्स क्या है, स्टैगर्ड क्या है। और सेम अगर मैं इस क्या करूं, फ्रंट वाले कार्बन को क्या रहने देती हूँ, ऐसे ही रहने देती हूँ। हाँ बेटा, फ्रंट वाले कार्बन के चारों बॉन्ड ऐसे ही रहने देती हूँ, और सिंगल बॉन्ड का रोटेशन कराती हूँ। कितना, 180 पे पूरा। क्या कराया मैंने, इसका 180 रोटेशन कराया। अगर मैं इसका 180 रोटेशन करा रही हूँ तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, हो गया, यही तो आएगा। ये पीछे वाले कार्बन सारे नीचे आ जाएंगे हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो था वो कहाँ चला गया, इधर चला जाएगा। ये हाइड्रोजन तो जो था वो इधर चला जाएगा। दिख रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है सबको ये कैसे हुआ घूम के। ये वाली फॉर्म मेरी कहलाती है स्टैगर्ड। मैं भी इतनी सहूलियत से लिख रही थी, इसकी निब कहाँ गई, गिर तो जाती, गिरी कहाँ पे। मैं तो इसीलिए इसे यूज नहीं करती हूँ, तो अपना ही यूज करती हूँ। अरे बाद में देखेंगे, चलो। ये दोनों क्या कहलाएंगे मेरे, कैसे आइसोमर्स कहलाएंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्योंकि इनमें क्या है, सिर्फ और किस चीज में अंतर आया बेटा, इनकी कन्फर्मेशंस में अंतर आया। इसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड के अराउंड में। जो ये बीच वाला ये था, एक कार्बन ये वाला था, एक कार्बन ये वाला था, इसे मैंने फ्रंट व्यू पे रख लिया। ये वाला मेरी साइड था और ये वाला तुम्हारी साइड था। अगर मुझे इस वाले कार्बन को स्टक रखना है तो, और इस वाले कार्बन की जगह बदलनी, तो मुझे इसी वाले बॉन्ड को तो घुमाना पड़ेगा ना, जो बीच का है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, जो इनके बीच का सिंगल बॉन्ड था उसका रोटेशन हुआ। अगर उसे मैंने 180 पे जब घुमाया तो क्या आया, मेरे पास स्टैगर्ड फॉर्म आ गई। अगर उसे मैं 60 पे घुमाती हूँ तो मेरे पास आती है गाउच फॉर्म आती है। वो हम किस में देखेंगे, ब्यूटेन वाले में देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट के लिए अलग अलग आ जाते हैं। अभी हमारे इसके लिए हमने किसके लिए पढ़े है, इसके कंपाउंड को क्या बोलेंगे बेटा, यही कुछ बोलेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC, सही है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, तुम्हारा कॉन्फर्मेशनल पढ़ लिया। अब हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाएगा हमारे पेपर के लिए, वो क्या आ रहा है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। ये सिर्फ अभी तुम लोग देखते जाओ, इसके नोट्स में तो भले तुम्हें भेज दूं, मत लिखो, ठीक है। नोट्स है मेरे पास, मैं आराम से भेज दूंगी। अभी मैं जो चीजें समझा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखते रहो, क्योंकि इसमें करने के लिए जरूरी है।
और जो क्वेश्चन करने के लिए बोलूं उसे कर लेना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कंफर्म किसकी बात करूंगी, यहाँ पे मैं दो टाइप की बात करी। एक किसकी बात करी बेटा, ज्योमेट्रिकल की। एक किसकी बात करी मैंने, ऑप्टिकल की। ऑप्टिकल से कुछ समझ में आ रहा है? ऑप्टिकल का मतलब क्या हो रहा है? एक तरीके से हम कहीं ना कहीं लाइट की बात कर लेंगे। हम किसकी बात कर लेंगे, लाइट की। जो हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, दैट इज हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और जो नहीं कर रहे होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। जो कर रहे हैं वो क्या है, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं वो मेरी क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, वो मेरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा दो कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। एक कंडीशन क्या है, एक तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच का। जैसे मैंने एक कार्बन कार्बन के बीच में बनाया पानी, सही है। और एक मेरा बॉन्ड ये, हम अभी देखा हमने कॉन्फिगरेशन में सिंगल बॉन्ड क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। सिंगल बॉन्ड क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। बट डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता। उसकी रोटेशन कैसे हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सही। तो अगर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है मुझे, तो सबसे पहले तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पाई बॉन्ड होने चाहिए। पाई बॉन्ड में भी मेरा डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर मेरी क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। क्योंकि रिंग भी क्या हो जाती है, स्ट्रेन की वजह से क्या हो जाती है, एक परफेक्ट शेप में रहती है, उसकी भी क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाती है, वो रोटेशन नहीं कर रही होती है। दूसरा क्या होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है ये, है, तो इस डबल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन के अराउंड यहाँ पे जो एटम होना चाहिए वो एटम इससे अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों एटम सेम नहीं हो सकते। अगर मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो ये शो नहीं करेगी। अगर दोनों एटम सेम हैं तो क्या नहीं शो करेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगी। अगर ये दोनों एटम्स डिफरेंट हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगी। इस वाले कार्बन के ये दोनों कार्बन सेम नहीं होने चाहिए, मतलब एक कार्बन से लगे दोनों एटम्स जो अदर एटम्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। हाँ मे बी ये सेम हो सकते हैं, ये सेम हो सकते हैं, ये सेम हो सकते हैं, बट आपस में ये दोनों क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्या है, अब देखो एक चीज, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस किस के बीच में हो सकती है, कार्बन कार्बन के बीच में हो सकती है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो सकती है क्योंकि C डबल O बॉन्ड आता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकती है जब मेरा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, पर दो वो कहाँ से लेके आओगे, एक कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा तो उसके फ्री बॉन्ड्स कितने होंगे, sp2 कार्बन चाहिए, क्या चाहिए, sp2 कार्बन चाहिए। अगर मेरा दो बॉन्ड्स मेरे फ्री चाहिए ही चाहिए, अगर दो बॉन्ड्स फ्री नहीं होंगे तो ये दो डिफरेंट कहां से होंगे, सही है। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्म में आ जाएंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है डबल बॉन्ड में, मगर होने क्या चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। साइक्लो एल्केन्स हो सकते हैं मेरे, साइक्लो एल्कीन्स हो सकते हैं, या फिर मेरे एलीन हो सकते हैं, एलीन कहलाते हैं ये, ठीक है। ऑड इवन में मेरा क्या हो सकता है, स्पाइरो कंपाउंड हो सकते हैं। ये सारे क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे अलग अलग। अब देखो जैसे कि अब तुम्हारे पास मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, मुझे बस ये बताना है इसमें कौन तुम्हारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा और कौन नहीं करेगा।
ये भी पहले तो देखो सारे के सारे क्या है, साइक्लो एल्केन्स हैं मेरे पास। एक तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब अगर मैं देखूं तो सुनो मेरी बात बेटा, अगर मैं देखूं ये ग्रुप कैसा है और ये ग्रुप कैसा है, ए और बी दोनों क्या है, एक जैसे नहीं है, सही है। बट मैं इसी के इस वाले बॉन्ड पे जब आती हूँ तो ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, सी एंड डी क्या है, इक्वल है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। दोनों साइड के ग्रुप्स क्या होने चाहिए थे मेरे, एक ही कार्बन से लगे दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट। अगर मैं इस वाले में आ जाती हूँ तो ये और ये सेम हो गए, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब मैं इस वाले में आती हूँ, अगर मैं इस वाले में आ रही हूँ तो मेरे पास एक CH3 है, 3 बॉन्ड बने हैं, एक हाइड्रोजन, एक CH3 है, 3 बॉन्ड बने हैं, एक हाइड्रोजन, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो ये वाला क्या करेगा, मेरा GI को शो करेगा। ये एग्जाम्पल GI के पीछे लिख लो, थोड़ा सा याद करो क्या समस्या है। साइक्लो एल्केन कैसे हुआ, क्योंकि ये एल्केन और साइक्लिक अगर मेरे ये सारे के सारे sp3 कार्बन हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, सबके सब सिंगल बॉन्ड वाले, और साइक्लिक कंपाउंड है तो ये साइक्लो एल्केन हुए ना। हाँ, इसे बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन अगर तुम वैसे बोलो, बट मैं जनरली इसे साइक्लो एल्केन बोली बिकॉज इट इज जनरल कंपाउंड ऑफ साइक्लो एल्केन। अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं इसको भी साइक्लो एल्केन बोलूंगी अभी, बट अगर मैं यहाँ लिख दूंगी ये तो साइक्लो एल्कीन हो जाएगा, समझे। बैक नहीं करो, सिर्फ इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बस ये एग्जांपल लिख लो, ये और कुछ मत करो, बाकी मैं नोट ले लूंगी इसके सबके लिए। अच्छा, जब मैं CO वाले में बात करूंगी पहले ही लिख है इसी का, बट ये लिख लो, लिख दिया, आगे बढ़े। अभी हमने किसके लिए देखा कि साइक्लो एल्केन में कैसे प्रेजेंट हो। साइक्लो एल्केन वाले में क्या होने चाहिए, ये वाले जो जिस बॉन्ड के अराउंड में देख रही हूँ उस बॉन्ड के अराउंड मेरे क्या होने चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड लगे हुए होने चाहिए, तो मेरी ये शो करेगी, वरना नहीं शो करेगी। सेम अगर मैं किस में देखूंगी, अगर मुझे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में देखना है बेटा, अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में देख रही हूँ, एक तरफ है, एक तरफ CH3, एक तरफ CH3, कोई भी डिस्टर्ब मत करो, नहीं पढ़ना बाहर जाओ। अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं, अब इसमें बताओ, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये दोनों सेम हो गए तो नहीं करेगा, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, इसके दोनों कार्बन से लगे हुए ग्रुप क्या क्या है, अलग अलग है, तो ये GI शो करेगा। तुमसे यही पूछने को भी आता है पेपर में कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। यहाँ पे ये सबके सब एक जैसे हो गए तो ये भी शो नहीं करेगा। ये तुमने 2 चीजों में सीखा, किस किस में, एक तो साइक्लो एल्केन में और हमारा एल्कीन में। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद मैंने तो कार्बन डबल बॉन्ड एन वाला बताया था बेटा, एक तो इसमें लोन पेयर आ जाता है, सही है, एक लोन पेयर आ जाता है, और एक मेरा क्या, यहाँ A लगा होना चाहिए, यहाँ B लगा होना चाहिए, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो A हो तो B हो, ये फर्क नहीं डालता, सही है। और A और B क्या नहीं होने चाहिए मेरे, A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए बस। अगर मेरी कार्बन डबल बॉन्ड N में ऐसी पोजीशंस आती हैं कि एक लोन पेयर है
बाकी दो डिफरेंट ग्रुप कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो वो मेरे क्या शो करेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगी, वरना नहीं शो करेगी। इसे बोलते हैं बेटा एज अ कंपाउंड, जहां पे ये बॉन्ड पाया जाता है इसे क्या बोलेंगे, एज अ कंपाउंड। ये ऑलवेज इसके साथ कुछ भी लगा हुआ हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि इस पे एक ही लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे कोई भी ए लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ हो, ये हमेशा क्या करेगी, ऑलवेज शो जीएल। क्या बकवास की इसमें, फोटो ले रहा था, इसका फोटो ले रहा था ना, बहुत खराब लोग, मतलब ऐसे पढ़ाते हुए कौन डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरी लीनियंसी का ज्यादा फायदा ना उठाओ। अरे लिया होता है कुछ नहीं, मुझे ना पता चलने दो ऐसे यहाँ पे डिस्टर्ब करके। क्या क्या बोल रहा है, नहीं बोला मैम, बकवास ने क्या बोला, मैंने ये बोला मतलब मैं बहुत अच्छे से डांट रही दिख रहा है क्या कोई, नहीं मैं हो क्या लिख दिया। अब देखो अगर तुम्हें एक एग्जांपल देता है वो ये वाला, क्या एक मेरे पास रिंग लगी हुई है, इससे डायरेक्ट मेरे पास कार्बन चेन लगी हुई है एल्कीन की, ठीक है, इस एल्कीन पे हाइड्रोजन दे रहा है वो और इस एल्कीन पे Cl दे रहा है, और तुमसे पूछ रहा है ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, रीजन इधर वाले कार्बन में CH2 है और इधर CH2। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी, ठीक है, तो सेम यहाँ मिलेगा और सेम यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लगा देगा, जैसे Cl लगा देगा, तो ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा, क्या करेगा, फिर ये वाला बॉन्ड जीआई शो करेगा, बट ये साइक्लोएल्केन अभी भी जीआई शो नहीं करेगी, समझ रहे हो, क्योंकि इस साइक्लोएल्केन में अभी भी नीचे वाले दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। फिर कौन शो करेगा जीआई, सिर्फ ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। बट अगर मैं दोनों तरफ क्या लगा दूं बेटा, Cl और इधर कोई Br, तो करेगा, तो ये दोनों करेंगे, तो ये भी करेगा और ये भी। और अगर मैं यहीं पे Cl फिर से लगा दूं, तो फिर ये नहीं करेगा, सिर्फ ये करेगा। अगर मैं यहाँ पे Cl लगा दिया, डबल बॉन्ड करेगा, साइक्लोएल्केन नहीं करेगा। बेटू साइक्लोएल्केन करेगा, डबल बॉन्ड नहीं करेगा, बिकॉज दोनों तरफ सेम आ जाएगा अगर मैंने यहाँ Cl लगा दिया, समझे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स तो मैं लिख के दूंगी, लिखो। क्या नहीं आया, ये नहीं समझ में आया। अगर ये Cl लगा दिया मैंने, इस साइड से जाओगे तो भी सेम चीज आई, इस साइड से जाओगे तब भी सेम चीज आई, तो ये तो नहीं किया। अब इसके लिए आ जाओ, अगर मैं इस पे आई तो ये डिफरेंट, जब ये दोनों डिफरेंट और ये दोनों डिफरेंट तो ये करेगी ना, सेम नहीं हुआ, HCl
बेटा ये दो अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं ना, दो अलग अलग कार्बन पे सेम चीजें लग सकती है बट एक ही चीज एक जगह पे नहीं लग सकती। ऐसा करके देखो, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है, दो डिफरेंट कार्बन पे सेम एटम्स ऐड हो सकते हैं, मगर इसी पे Cl ऐड करूंगी तो ये नहीं करेगा। एक कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दो अलग अलग कार्बन पे सेम होंगे, क्योंकि सिस और ट्रांस तभी मिलेगी हमें जब हम कौन सी आइसोमेरिज्म पे आएंगे, सिस और ट्रांस पे आएंगे, तो हम तभी मिलेगी जब दोनों पे एक ही जैसे ग्रुप लगेंगे। चीज देखो, टाइप ऑफ एल्कीन्स सुनो, टाइप ऑफ एल्कीन्स। अगर मैं बोलती हूँ आइसोलेटेड एल्कीन, आइसोलेटेड एल्कीन, आइसोलेटेड एल्कीन से मतलब क्या है, रैंडमली मेरे पास एल्कीन, तो उनमें कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 और डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे CH3। इसमें बीच में क्या नहीं है, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं मिला, कोई ऑर्डर नहीं मिला, बस क्या है हमारे पास एल्कीन्स प्रेजेंट है, तो वो हमारी कैसी एल्कीन्स कहलाएंगी, आइसोलेटेड एल्कीन्स। अगर मैं बनाती हूँ तो मैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स का मतलब है मेरे पास एक एल्कीन, देन सिंगल बॉन्ड, फिर एल्कीन, देन सिंगल बॉन्ड और फिर एल्कीन, मतलब इनके बीच में क्या काम कर रहा है, कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। एक एल्कीन, देन सिंगल बॉन्ड, फिर एल्कीन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये मेरी क्या कहलाएंगी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन कहलाएंगी। चौथी आ जाती है बेटा एलीन्स या फिर कम्युलेटेड। ये क्या होती है, ये होती है डायरेक्ट CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से जब हमें मिल जाता है, मतलब एक एल्कीन, फिर दूसरी एल्कीन, फिर तीसरी एल्कीन, फिर चौथी एल्कीन, डायरेक्ट एल्कीन चेंज चल रही होती है, तो ऐसी वाली एल्कीन को हम क्या कहते हैं, कम्युलेटेड एल्कीन, या एलीन भी मत लिखो, तुम किससे लिखो, कम्युलेटेड एल्कीन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, कम्युलेटेड एल्कीन। अब हम बात करेंगे अगर इस सब में स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा किसका होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा, सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड एल्कीन का, देन आइसोलेटेड एल्कीन का, देन कम्युलेटेड एल्कीन। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ हाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहले कॉन्जुगेटेड, देन आइसोलेटेड और देन कम्युलेटेड। रश्मि कहाँ है, किसी को पता है, आ क्यों नहीं रही है क्लास में? अब देखो, अगर मेरे पास जो कम्युलेटेड क्या है, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ कम्युलेटेड क्या है, डबल बॉन्ड में, कम्युलेटेड एल्कीन्स है कैसी, इवन नंबर में, मतलब मेरे पास 2 है, 4 है या 6 है, तो वो GI शो नहीं करेगी। अब वो शो क्यों नहीं करेगी ये भी सुन लो, क्योंकि जब ये 2 होती हैं तो इसमें एक प्लेनर जुड़ी हुई होती है और एक ऐसी जुड़ी हुई होती है परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, हमारे GI पॉसिबल नहीं होती। 3D अरेंजमेंट इसमें हम जैसे भी करेंगे वो सेम ही आ जाएगा। अगर मैं इस साइड को कर लूंगी तो फिर इस साइड का सेम हो जाएगा, इसलिए वहां पे GI परफॉर्म नहीं होती। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ क्या है, कम्युलेटेड एल्कीन, तो वहां पे GI नहीं होगी।
वही मेरे पास अगर ऑड नंबर ऑफ है और ये वाली जो प्रेफरेंस थी मेरी क्या सी और ए, मतलब ए और बी अलग होना चाहिए और सी और डी अलग होना चाहिए, ठीक है, ये लागू हो रही है। तो यहाँ पे जीआई हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनल वाले दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे, तीनों जब हो जाते हैं तो सब प्लेनर हो जाएंगे। और जब तक इवन नंबर होते हैं तो एक कैसा होता है प्लेनर, फिर एक ऐसा, फिर एक प्लेनर, तो उसमें क्या होता है, उसमें जीआई नहीं, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। अभी बताया ना बेटा, इसमें जब दो सुनो तो सुनोगे, एक बॉन्ड ऐसे रखा हुआ है इसमें और एक बॉन्ड का एडिशन ऐसे हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें जब ऐसे लगाऊंगी, इधर से देखूंगी तुम्हारे लिए, तब भी वही ज्योमेट्री आ जाएगी। और अगर मैं इसको पलटूंगी तो फिर ये वाला वही चीज परफॉर्म कर लेगा, तो भी ज्योमेट्री सेम ही हो जाएगी। इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, इसीलिए हम sp2 कार्बन ले रहे हैं। ये प्लेनर ही नहीं बचता, ये कैसा हो जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, बट उसमें वो प्लेनर हो जाता है। अभी तक क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या जरूरी था ज्योमेट्रिकल के लिए। एक तो sp2 कार्बन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड नहीं, क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड। इसीलिए हम हमेशा क्या कर रहे हैं, एल्कीन कर रहे हैं, कार्बोनिल वाला CO कर ले रहे हैं, हम एजो ग्रुप को कर ले रहे हैं, या फिर हमारी क्या आ गई साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन्स, इनको कर लिया, या इनमें स्पायरो कंपाउंड में, स्पायरो में भी सेम है। अगर इवन नंबर ऑफ स्पायरो कंपाउंड है, क्या है बेटा, अगर इवन नंबर ऑफ स्पायरो कंपाउंड होते हैं, इवन नंबर ऑफ स्पायरो कंपाउंड का मतलब अगर एक ये है और एक ये है, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, तो ये भी सेम डबल बॉन्ड की तरह काम करती है। ये भी नहीं क्या करेंगी, ये भी हमारी जीआई को शो नहीं करेंगे। बट अगर यहीं पे ये तीन रिंग्स ऐसे करके जुड़ी हुई है और ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, तो ये हमारी जीआई को शो कर जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम वही होता है, एक रिंग ऐसे जुड़ी हुई है, फिर एक रिंग खड़े होकर जुड़ी हुई है, फिर एक रिंग फ्लैट में जुड़ी हुई है। इनको बोलते हैं बेटा स्पायरो कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ एक कार्बन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनको कह रहे होते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। क्या क्या ऊपर वाले से समझो, नीचे वाले से देख। ये बेटा क्या है, मेरा स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होता है, ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे से सिर्फ एक कार्बन पर अटैच होते हैं, ये हमारे क्या कहला रहे हैं, स्पायरो कंपाउंड का। अगर मेरे दो स्पायरो कंपाउंड्स हैं, मतलब इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गई। अगर ऐसे ही मेरे पास 4 स्पायरो कंपाउंड्स हैं, ये भी क्या हो गए, मेरी सम हो गए, मतलब इवन नंबर हो गए। अगर ये इवन नंबर्स में है, क्या समस्या है, हंसना है बहुत। अरे नहीं मैम, आपने स्पैरो बोला ना। हाँ, इससे स्पैरो गया। ये 4 है, सही है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। और अगर यहीं पे मेरे ऑड नंबर ऑफ क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या होती है, जीआई प्रेजेंट होती है। फालतू की बातें ना करके तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सही है। क्यों कंफ्यूजन हो सकती है, जो है फैक्ट वो है, सिर्फ याद ही तो कर लो कि सम है तो नहीं होगी, बस यही आपकी ट्रिक बची। हाँ बस 3, 5 ऐसे होने चाहिए। हाँ, ऑड नंबर्स में होना चाहिए। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, नोमेनक्लेचर अगर हम करते हैं,
एक तो हमें किस टाइप के सिस और ट्रांस मिलते हैं बेटा, क्या मिलते हैं, सिस और ट्रांस में मिलते हैं। दूसरा मुझे ई और जेड में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ई और जेड में। और सिन और एंटी, सिन और एंटी, तीन टाइप से हम किसको लिखेंगे, एल्कीन्स में मिलने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लिखते हैं। अगर मेरा क्या है, डबल बॉन्ड है, ए ए, बी और बी, इट इज ए, सही है। अगर ये दोनों सेम है और ये अपोजिट साइड में, तो ये क्या होता है मेरा, ट्रांस। अगर मेरी एल्कीन सेम है, ठीक है, और मेरे यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है और यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो ये मेरे क्या कहलाएंगे बेटा, सिस। सेम कंपाउंड जो जुड़े हुए वो सेम साइड में जुड़े हुए हैं, तो मेरे क्या कहलाए, सिस कहलाए। और डिफरेंट में जुड़े हुए तो मेरा क्या कहलाया, ट्रांस कहलाया। अब ई और जेड और सिस और ट्रांस में डिफरेंस कहाँ पे आता है, अगर मेरे पास कार्बन है, सही है, और कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब एक हाइड्रोजन, एक Br, यहाँ पे एक I है और एक हमारा फ्लोरीन, ठीक है। अब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं CIP रूल। CIP रूल क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। अगर इन दोनों में मैं प्रायोरिटी दूंगी तो एक नंबर मुझे किसे देना होगा, जो बड़ा है वो कौन है बेटा, इन दोनों में। इसमें देख, एक कार्बन के ही दोनों को देखते होते, सही है। इसमें पहले मैं किसे दूंगी, ब्रोमीन को दूंगी और दूसरा किसे दूंगी, इसको दूंगी, ठीक है। सेम यहाँ पे इसमें एक इसे दूंगी और दूसरा इसे दूंगी। फिर हम देखते हैं इनकी जो प्रायोरिटीज आई हैं वो 2 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसे मैं बोलूंगी ई। इसे क्या बोलेंगे हम, इट इज फॉर्म ऑफ, एक तरीके से हम ट्रांस में अपोजिट देखते थे वैसे ही हम किस में देखते हैं, ई में अपोजिट देखते हैं। अगर मेरे ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ आयोडीन, ये 1, सॉरी यहाँ फ्लोरीन है, ये 2 और ये 1, ये 1 और ये 2, ये सेम आ गए, तो इसे कैसे कहेंगे, Zn। क्या कहोगे, Zn की। डिफरेंस समझ में आया कि सिस और ट्रांस में डिफरेंस कहाँ पे होगा, अगर दोनों कार्बन्स पे जो 4 ग्रुप्स लगे हुए वो 2 ही हैं, मान लो ए और बी, सिर्फ 2 कंपाउंड्स हमें लिखना है, तो हमारे को क्या कहलाए, सिस और ट्रांस वाले कहलाए। अगर मेरे पास चारों क्या है, सब्स्टिट्यूट अलग अलग है जो जुड़े हुए एल्कीन से, तो मेरे वो किस में आएंगे, ई और जेड में आएंगे। तब हम क्या देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसको हम वहां पे अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं बेटा सिन और एंटी की। सिन और एंटी कहाँ पे आएगा, जहां पे हमारे लोन पेयर्स होंगे, जैसे कि कहाँ पे थे लोन पेयर, लोन पेयर वाला कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट रोटेशन में मैंने तुम्हें बताया था, हाँ, C डबल बॉन्ड N, तो ये यहाँ पे एक मेरा लोन पेयर था, यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोजन आ जाता है और यहाँ पे मेरा एक CH3 आ जाता है, यहाँ मेरा क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। एक सेकंड हो गया, मैं इसमें कुछ कंफ्यूज हो गया, एक मिनट तब तक ये वाला देखो, अभी एक मिनट बता रहा हूँ। क्या पूछना है बेटा, जरा सा कंफ्यूजन सिन और एंटी में हो रहा है, OH को देखते हैं, H को देखते हैं, एक मिनट देख के बताते हैं। अच्छा देखो, सिन एंटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सिन और एंटी किस में देखेंगे हम, एक तो बेटा हम इसे देखेंगे एज अ कंपाउंड में, इसमें देखेंगे एज अ कंपाउंड
कंपाउंड, एज अ कंपाउंड कहते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर। तो इसके बाद इससे अटैच कुछ भी है ए और बी, अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा सिन हो रहा है। और दोनों लोन पेयर अगर डिफरेंट हो गए, ये मेरा सिन हो गया, और अगर मेरे दोनों यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया और ये लोन पेयर आ गया, और यहाँ ए और ये बी आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, एंटी। सिन का मतलब होता है सेम साइड, एंटी का मतलब होता है डिफरेंट साइड। अब देखो दूसरे वाले में हमारा क्या आता है बेटा, एल्डोक्साइम हम लिखते हैं। एल्डोक्साइम बनेगा कैसे, जब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, फिनाइल एमीन की रिएक्शन कराते हैं, या कोई भी हाइड्रोक्सिल एमीन, सॉरी फिनाइल की नहीं, हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्डिहाइड से करा देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, एल्डोक्साइम बनेगा। अगर मैं हटाऊं इसे, एल्डोक्साइम, तो मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन क्या करूंगी, RCOH, इसकी रिएक्शन में किससे करा रही थी, NH2NOH। ये क्या हो जाएगा, ये बॉटल लेके निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा, RC डबल बॉन्ड N, और ये OH, और यहाँ पे मेरा H। अगर मेरा जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो ऐसे लगा हुआ है कि ये दोनों सेम साइड में है, ये दोनों अगर सेम साइड में है तो मेरा ये सिन, मतलब अगर ये वाला R और ये वाला लोन पेयर सेम साइड में आया तो मेरा सिन आएगा। बट अगर मेरी पोजीशन ये हो गई, तो ये मेरा एंटी का केस आएगा। जितनी देर सर्च करने के बाद भी इसकी लिंक नहीं मिली। हाँ ढूंढ लो भी क्लास के बाद अंशु सर के लिए, ये मेरे पास तो है, मेरा काम चल रहा है। तुम लोग उनके लिए ढूंढना नहीं चाहोगे, मतलब मेरे लिए क्यों नहीं, अगर तुम मेरे लिए ढूंढ सकते हो सर के लिए ढूंढ के देना। मैं सर के लिए ढूंढ देता हूँ, फिर इसमें हो गई थी बहुत देर, रहने दो, जरूरत नहीं। बताओ कहते हैं तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी ना अंशु सर के लिए ढूंढने की। फिजिक्स में हो जाती है, फिजिक्स वाले सब तो पीपीटी बना के लेके आते हैं, कहाँ लिखते होंगे, कहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन कराते होंगे ना। अब मैं कीटो एग्जाम ऑक्साइम की बात करूंगी। अगर अब ग्रुप चॉइस, अब जब मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ क्या बनाया था बेटा, एल्डो ऑक्साइड बनाया था, किस किस की रिएक्शन कराई थी, एल्डिहाइड की रिएक्शन फिर हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई थी। अगर मुझे इसी का कीटो वर्जन बनाना हो, कीटो ऑक्साइड बनाना, अब मुझे क्या करना होगा, कीटो ये बन गया। अगर आपने तुम इससे किसके रेस्पेक्ट में देख, इसे कैसे लिखते हैं बेटा, एक के रेस्पेक्ट में ये सिन लिखा जाता है और एक के रेस्पेक्ट में इसे एंटी लिखा जाता है। पहले इतना बनाओ, मैं बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। अगर ये दोनों RR सेम हुए तो ये GI शो नहीं करेगा, बट RR डिफरेंट हुए तभी ये GI शो करेगा। अगर दोनों R ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी GI शो होगी, सेम होगा तो नहीं,
अगर मान लो मेरे पास ये CH3 है, ये मेरे पास क्या है, ये OH है और ये मेरा C2H5OH है, सही है। तो इसे क्या लिखोगे, इसका नाम क्या देंगे, इसमें देंगे जो OH के साथ लगा हुआ था उसके बराबर में, उसको हम सिन बोलते हैं, सिन इथाइल एंटी मिथाइल कीटोएक्साइड। ऊपर वाले में नीचे इससे बेटा ये क्या आएगा बेटा, सिन इथाइल, इसके रेस्पेक्ट में देखो, सिन इथाइल एंटी मिथाइल कीटोएक्साइड, सही। जो OH के साथ में लगा होता है उसको सिन, जो OH के डिफरेंट लगा हुआ होता है उसे एंटी। ये मैं भी भूल गई थी, काफी दिन बाद मैं आगे पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। आज रात को मेरी क्लास है और कृपया करके आप सभी लोग उसमें उपस्थित रहें। कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था यहाँ से, गलती हो गई, मैंने किसी को सॉरी भी बोला था कि मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं नहीं पढ़ा। हाँ वो जो बोली, जिसने मुझसे पूछा मैंने उसे पर्सनली बोल दिया भाई। मैं यहाँ से कल गई थी, मेरे सर में इतना दर्द होने लगा बहुत ही बुरी तरीके से, तो मैंने सोचा छोड़ो आज, वैसे मेरी कौन सी क्लास है, मैं अपनी क्लास ईमानदारी से लेती हूँ। हो गया इतना, चलिए लिखो बेटा। मत लिखो, देखो अब तुम्हें लिखनी है कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमारे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या टोटल आइसोमर्स। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल कितने बनेंगे किसी कंपाउंड के, ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे। ऑप्टिकल हम कब पढ़ेंगे जब हम ऑप्टिकल पढ़ रहे होंगे, अभी हम क्या पढ़ते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम कैसे निकालते हैं। तो जब हमारा कंपाउंड क्या होता है बेटा, अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल से मतलब है जैसे कि ये अगर इसे देख रही हो तो ये सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो ये मेरा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन पास नहीं हो सकता, इसको बराबरी से काटा नहीं जा सकता, ये टर्मिनल एल्कीन है, ये बीच के एल्कीन है, तो ये मेरा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। और अगर जब ऐसा होता है तो नंबर ऑफ GI कितने बनते हैं बेटा, 2 की पावर n, मतलब जितने ज्योमेट्रिकल सेंटर्स उतने उसकी पावर 2 की पावर लगा के आ जाएंगे तुम्हारे नंबर ऑफ GI। अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ GI निकालूंगी इसमें, तो पहले तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा इसमें एक्टिवेटेड सेंटर कौन कौन से हैं। तो एक्टिवेटेड सेंटर मेरे पास कितने हैं बेटा बताओ, क्या ये वाला GI शो करेगा, ये वाली एल्कीन GI शो करेगी बेटा, यहाँ दोनों हाइड्रोजन कैसे शो कर जाएगी, नहीं करेगी, समझे, नहीं करेगी। अगर मैं इस वाली को देखूंगी तो एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, ये R लगा हुआ है, और सॉरी ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इट मींस ये करेगा मेरा, सही है। तो मेरे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना हो गया, एक हो गया, एक हो गया। तो 2 की पावर जब 1 करूंगी तो मेरे कितने आ जाएंगे, 2 आइसोमर्स। भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे मेरे, इसके 2 आइसोमर्स आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे बताओ, EZ आएगा, सिस्ट्रांस आएगा, क्या आएगा इसमें, EZ वाला। क्या हुआ भाई, तुम लोग धीरे धीरे बात करो, मेरे कान तक गया, मैं तुमसे एक से भी नहीं पूछूंगी क्या बात कर रहे हो। तुम बात भी ऐसे कर दो कि मैम को पता चला कुछ बोल रहे हैं, और ये भी नहीं बताना था मैम बोल क्या रहे हैं। उसके बाद देखो बेटा, दूसरा क्या होगा, बेन कंपाउंड क्या हो गया मेरा। अभी मैंने किसकी बात करी, अनसिमेट्रिकल की बात करी। अब मैं बात करूंगी आपको किसकी, सिमेट्रिकल की। सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल ऐसे होता है कि अगर मेरी जो 2 एल्कीन्स बना रही हूं मैं,
दो एल्कीन्स बनाए। इसके बाहर भी क्या है, ये कैसी एल्कीन्स है, सिमेट्रिकल एल्कीन्स दिख रही है नहीं दिख रही है? सबको दिख रही है सिमेट्रिकल एल्कीन्स? देख ही नहीं रही सही से। और बहुत समस्या है। आप दिख रही है। अब दिख रही है सिमेट्रिकल दिख रही है। अब जब मैं देखती हूँ यहाँ पे सिमेट्रिकल के लिए, तो सिमेट्रिकल के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक क्या देखना पड़ता है कि हमारे पास जो सेंटर्स आएंगे वो इवन आएंगे ऑड आएंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। अगर ये p बराबर n/2, जब n क्या होगा मेरा, फिर n इज इवन और p बराबर n प्लस 1/2 वेयर n इज ऑड। क्या है n, क्या है इसमें मेरा ज्योमेट्रिकल जो हमारे सेंटर्स हैं, सही है। अगर मेरे को इवन नंबर में है तो मैं p की वैल्यू ये वाली लगाऊंगी। ये याद ही करने पड़ेंगे, इनकी कोई ऑप्शन मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए मैंने भी तुम्हें देख के ही लिखवाई कि कहीं से भी गलत ना हो जाए, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारी अपनी बुद्धि बौद्धिक क्षमता पे कि कैसे याद करोगे। आई एम सो सॉरी, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक्स होंगी तो मैं ढूंढ आके बताती हूँ, लिख के लिखा है। तो छोड़ते हैं, फिर से आ जाते हैं, पीछे नहीं पढ़ते इससे आगे। इतना तो लिख लो, इतना तो लिख लो, इतना लिखो। उसके बाद इसके क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअल आगे कर लेंगे। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं समझ में आया? सुनो, अल्टरनेटिव की बात नहीं है, यहाँ बुद्धि लगाइए। यहाँ इस वाले एल्कीन के चारों क्या है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक आध ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ये है, सही है। इसको देख लेना ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तुम्हारा, और इस पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ। सेम मैं इस वाली एल्कीन के लिए आती हूँ। इस एल्कीन में भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सही है। और इसका भी एक ग्रुप डबल बॉन्ड ही लगा हुआ है या नहीं है ना? और सब कहाँ चली जाती है? ये है, इसके लिए मैं देखती हूँ ये ग्रुप लगा हुआ है और इसके बाकी सब हाइड्रोजन हैं। इसके लिए भी तो यही ग्रुप लगा हुआ है, बाकी सब हाइड्रोजन हैं, और ये दोनों सेम है, आपस में नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल हुआ नहीं हुआ जब सब चीजें सेम है। इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CS2, सही है, ठीक है। आधा आधा काट सकते हो, नहीं काट सकते। अब आया समझ में ये सिमेट्रिकल क्यों है। अब मैं इसको बना लूं यहीं पे, CS3 C डबल बॉन्ड, इसकी बैलेंसिस कर लेना, ठीक है, जो अगर एक आध रह जाए मुझसे होगी तो। वैसे अब तो मैं भी इसमें प्रो हो चुकी हूँ कि बैलेंसिस का गड़बड़ कम ही होता है। जब मैं शुरू में एमएससी करने गई, मेरी बहुत बैलेंसिस गड़बड़ होती थी। और मेरी फ्रेंड जो थी वो टॉपर थी केमिस्ट्री, वो बहुत साल से केमिस्ट्री पढ़ाती थी, और हम तो मजे मजे में एमएससी करने चले गए थे। मैं चली थी फिजिक्स एमएससी, बट फिजिक्स एमएससी मिल नहीं रही थी बरेली में। तो पिताजी बोले बेटा केमिस्ट्री से मिल रही है, रैंक बहुत अच्छी है इसमें कर, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में सच्ची में कुछ नहीं आता था एमएससी, बस जस्ट जैसे तुम लोग बैठे हुए हो ना, क्लूलेस, बस बीएससी पास आउट इन केमिस्ट्री। मार्क्स अच्छे थे क्योंकि रटना रटाने थे, लिखना चाहते थे, बट फंडामेंटल ना किसी ने पढ़ाए थे, ना हमने कभी खुद किताब खोल के पढ़ी। मैं सिर्फ टीचर्स की गलती नहीं कह सकती हूँ, हमने भी तो नहीं खोल के पढ़े। अब प्रोफेसर एमएससी कैंपस से कर रहे थे, तो सारे के सारे बहुत अच्छे प्रोफेसर जो परफेक्ट, उन्हें तो ये लगता है कि बच्चे अगर एंट्रेंस पास करके आए, और रैंक्स भी वही 1 से 25-30 तक ही रैंक वालों को मिलता था सिर्फ। जिसकी रैंक एमएससी में 1 to 50 आ गई, उसी को कैंपस मिल सकता है, और बरेली कॉलेज बनना नहीं मिलता यूनिवर्सिटी में। अब उसे तो ये लग रहा है बच्चे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उसने कुछ नहीं बताया कि हम क्यों 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, क्यों हम टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, कुछ नहीं। बस
हमने इसको टेट्राहेड्रल है, इसको ये कार्बोकेटाइन हो गया, ये एनायन हो गया, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन। और वहां बैठ के जब एक हिंदी मीडियम का बच्चा वहां जाके बैठ रहा था, उसको पहले तो वो हिंदी बीएससी में भी डाइजेस्ट नहीं कराई जाती, बड़ी बीएससी वाले टीचर्स कहते हैं हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सब लिख लेते हैं हिंदी इंग्लिश किसी में भी। अब आप एमएससी करने गए जहाँ आपको थ्रू आउट इंग्लिश में लिखना है, तो आपको बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। एक तो वो बोल पूरा इंग्लिश में रहा, वो इतनी भी हिंदी नहीं बोल रहा जितनी मैं तुमसे बात करने के लिए। मैंने अपने एचओडी सर की इंग्लिश हिंदी सिर्फ 3 बार सुनी अब तक, पूरे इतनी लाइफ लॉन्ग मेरी 10-15 साल मुझे उनके साथ हो गए, उनकी देखते रहे। एक जिस दिन हमने क्लास पहली बार ली थी, उन्होंने साफ बोला था मुझसे सिर्फ इंग्लिश में बात होती है। दूसरा, जिस दिन एक दिन हम सब लोग बहुत बदतमीजियां दे रहे थे होली के कलर खेलने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कैंपस के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होली खेलना अलाउड नहीं है, सिर्फ इतना सेंटेंस हिंदी में। उसके बाद जिस दिन हम लोग रिजल्ट लेके आए थे, उस दिन ये बोला था कि मैं आते रहना, हाँ सिर्फ आते रहना और कुछ नहीं। मतलब इन 3 शब्दों के अलावा हमने शायद उनके मुंह से कभी हिंदी सुनी ही नहीं। और रीजन वो 10 साल फ्रांस में रह के आए, तो वो हिंदी भूल चुके थे। भूल क्या कहते, वैसे तो संस्कृत भी आती थी उन्हें, बोलनी नहीं होती आदमी को। अब बेटा मैं देख इसको ले बता रही, अगर मैं इसको भी जब सिंपल करके लिख रही हूँ, तो क्या मैं इसको आधा आधा काट पाऊंगी? नहीं काट पाएंगे, ठीक है, इसके अलग अलग हो जाएंगे। हाँ बेटा, कहाँ से काटोगे? बीच में से काटने का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर आने। अभी आ रहा था, आप बताओ। वो तो पहले ही मैंने प्लेन वाला लिखा था ना, कंपाउंड ही चेंज हो गया था। अब आएगा? अब नहीं आएगा, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। इसके लिए 2 की पावर n आ जाएगी, और उसके लिए क्या था 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। और p इवन के लिए क्या था n/2, और ऑड के लिए था n प्लस 1/2। सही है। बाकी आज क्वेश्चन और ये नोट्स भेज दूंगी, एक बार पढ़ लेना, सारा कुछ समझ में और याद रख लेना कि हमने किसे ज्योमेट्रिकल क्यों बोला है और किसे ऑप्टिकल क्यों बोला है। इसका पूरा एक लेक्चर और रह गया, क्योंकि अब तुम्हें हाइड्रोकार्बन में पढ़ाना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन का एक लेक्चर कम करके।